पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो 100 होते हैं अकाउंटिंग में, 20 मार्क्स एमसीक्यूज सेक्शन ए के 20 मार्क्स हैं, सेक्शन बी के 40 मार्क्स हैं और सेक्शन सी के 40 मार्क्स हैं। ठीक है, तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको पेपर में दी जाती हैं कि सेक्शन ए में आपको 20 पार्ट्स एमसीक्यूज दिए होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का कंसिडर होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपने कोई आंसर राइट नहीं करना होता है, जिसका जो भी आपने इसमें इसका आंसर है उसका फुल अगेंस्ट में लिख दिया करें, जो भी इसके आंसर के पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, समझते हैं इसको। पहले में कहते हैं फर्स्ट वन, दिस इज़ नॉट अ करंट एसेट्स। इनमें से ये करंट एसेट्स नहीं है। अगर देखें प्रीपेड रेंट क्या है, करंट एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स है। ऑफिस सप्लाइज भी करंट एसेट्स है। तो वो कह रहे हैं दिस इज़ नॉट अ करंट एसेट्स, इसमें से ये करंट एसेट्स नहीं है। कौन सा नहीं है? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है हमारा? नॉन करंट एसेट्स। सही। नंबर 2 में कहते हैं सेल्स इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड। सेल्स को हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या क्या? सेल ऑफ ऑल आइटम्स, यानी तमाम चीज़ें बेची जाएँ तो मर्चेंडाइज सेल्स कंसिडर की जाती है? नहीं। हम सेल्स का टाइटल कब यूज़ करते हैं? सेल ऑफ मर्चेंडाइज के लिए। ठीक है, और लिखा हुआ है सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अगर बिज़नेस का पुराना फर्नीचर बेचा है तो फिर हम फर्नीचर अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे, एसेट कम कर रहे हैं। मशीनरी अगर सेल कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और करेक्शन ऑफ एरर्स में ये एंट्री पढ़ाई भी है आपको कि जब सेल्स कब रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज के बेचते वक्त। जब मर्चेंडाइज बेची जाती है उस वक्त सेल्स क्रेडिट की जाती है, अदरवाइज़ मर्चेंडाइज के अलावा कोई और चीज़ के लिए सेल्स का वर्ड यूज़ नहीं करते। थर्ड में कहते हैं अलाउंस फॉर बैड डेब्ट इज़ अ कॉन्ट्रा अकाउंट। तो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट कॉन्ट्रा अकाउंट है। कॉन्ट्रा अकाउंट किसका है? और वो अकाउंट रिसीवेबल का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लायबिलिटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट वन क्या लगाएंगे? एसेट। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट कॉन्ट्रा अकाउंट है किसका? एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट है। कौन सा एसेट कॉन्ट्रा अकाउंट है? अकाउंट रिसीवेबल का। नेक्स्ट में कहते हैं रेंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इज़ कॉल्ड डैश। अगर आप देखें रेंट हमने अर्न कर ली है, पैसे कमा लिए हैं, बट नॉट रिसीव्ड, मिले नहीं हैं। तो अगर मिले नहीं तो मिल जाएंगे आफ्टर 2 days, 3 days, 5 days, 1 month। तो इट मीन्स कि वो जो रेंट है वो हमारा इनकम है और वो हमारी रेंट रिसीवेबल है। यानी जो रेंट हमने अर्न कर लिया है तो वो इनकम का पार्ट तो है, साथ में वो हमारा रेंट रिसीवेबल है। इट मीन्स कि हमें रेंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। वो पैसे जो हमने कमा लिए हैं, अर्न कर लिए, मिले नहीं हैं, उसकी वो हमारा क्या है? रेंट रिसीवेबल। ठीक है, उसकी एंट्री हमने क्लास में डिस्कस भी की है। उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट रिसीवेबल डेबिट एंड रेंट इनकम क्रेडिट, यानी वो रेंट जो हमने कमा लिया और मिल रहा है। नेक्स्ट में कहते हैं ऑल अकाउंट्स हैव क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट डैश। इनमें से सबका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, यानी ऑल अकाउंट्स हैव क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट डैश। अब गौर से अगर देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। परचेज डिस्काउंट भी आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। कमीशन इनकम भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर देखें तो इन तीनों अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है। विच वन? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का बैलेंस किस साइड पे होता है? डेबिट साइड पे होता है, बिकॉज सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड होती है, तो इसलिए सेल रिटर्न अलाउंस जो है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं सेल्स जर्नल इज़ यूज फॉर डैश। यानी सेल्स जर्नल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो स्पेशल जर्नल में SJ, PJ, PRJ, SRJ क्लास में डिस्कस किया था। सेल्स जर्नल यूज़ करते हैं सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, तो SJ इस्तेमाल करते हैं सेल्स जर्नल सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज हो और वो किसके लिए हो? ऑन क्रेडिट के लिए हो। और वो क्या हो? सेल हो, परचेज हो, सेल हो। ठीक है, अच्छा और भी लिखा हुआ है सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश, नहीं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, नहीं, इसका भी नहीं है। और रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, नहीं। ठीक है, तो सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट के लिए SJ सेल्स जर्नल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज़ कॉल्ड डैश। यानी बिजनेस में तमाम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, जर्नल में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? तो जर्नल में रिकॉर्ड करना कहलाता है जर्नलाइजिंग। जबकि पोस्टिंग हमने क्या पढ़ी थी क्लास में कि व्हेन एन एंट्री इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। जब जर्नल से एक एंट्री जर्नल लेजर में पोस्ट की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है, उसको पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग समथिंग डिफरेंट होती है। फुटिंग आप सबको प्लस करते हैं, टोटल करते हैं, वो कहलाती है। बहरहाल यहाँ जो है स्टेटमेंट पूछ रहे हैं दी एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल। जर्नल में बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? जर्नलाइजिंग।
एन एंट्री कंटेन्स मोर देन वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट। एक एंट्री में जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो, एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, कौन सी एंट्री कहलाती है? उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। क्लास में डिस्कस किया, बताया कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट क्या हो, डेबिट हो, या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो। ठीक है, जैसे आपने बिज़नेस के लिए मर्चेंडाइज परचेज़ करी और पैसे आपने कैश से भी दिए, पैसे बैंक से भी दिए। अब आप कैश अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट तो एक हो रहा है, लेकिन क्रेडिट कितने अकाउंट हो रहे हैं? 2 अकाउंट हो रहे हैं। तो एक से ज़्यादा डेबिट, एक से ज़्यादा क्रेडिट के लिए क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में होती है, जो बोथ साइड की जाती है। क्लोजिंग एंट्री एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होती है, इस तरह से। नेक्स्ट कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन। कॉन्ट्रा एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, बोथ साइड। ठीक है, रिसिप्ट साइड पे भी होती है और पेमेंट साइड पे भी होती है। क्लास में ये कैश बुक डिस्कस की गई है। और नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ऑल अकाउंट्स इज़ वेरीफाइड बाय डैश। ठीक है, द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ऑल अकाउंट्स, तमाम जो आपने ट्रायल बैलेंस में अकाउंट लिखते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्लस करते हैं, तो उसका तमाम जो बैलेंस आते हैं वो इक्वल होते हैं। वो कहाँ से वेरीफाई करते हैं एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस आपको क्या करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ऑल अकाउंट्स वेरीफाई किया जाता है, शो किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्या होते हैं? तमाम ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ऑल एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। हम लोग तरतीब से सीक्वेंस पे लिखते हैं और उसके बाद फिर उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है, वेरीफाई की जाती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। नेक्स्ट में 11 में कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू डैश, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस करें तो क्या होती है? नेट सेल्स। ठीक है, अभी हमने क्लासेस में डिस्कस की थी इस तरह की, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये इक्वेशन है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसी तरह से अगर आपको सेल्स मालूम करनी है तो माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इस तरफ, तो ले जाएँ ग्रॉस प्रॉफिट के पास। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ग्रॉस प्रॉफिट के पास ले जाके प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? इज इक्वल टू नेट सेल्स। किसी भी आंसर को लिखने के लिए इक्वेशन का पता होना आपको ज़रूरी है। इक्वेशन पता होगी, आप मैथमेटिकल तरीके से उसको प्लस माइनस करके इक्वल के इस तरफ भेज के माइनस प्लस करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, द टर्म मर्चेंडाइज इज़ यूज इन अकाउंटिंग फॉर डैश। जो मर्चेंडाइज की टर्म अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? सप्लाइज के लिए, स्टोर सप्लाइज के लिए, फर्नीचर के लिए, गुड्स के लिए। गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मैं कहता हूँ परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ मर्चेंडाइज की। ठीक है, तो मर्चेंडाइज का जो टाइटल है, मर्चेंडाइज का जो वर्ड है, वो अकाउंटिंग में गुड्स के लिए इस्तेमाल की जाता है, यानी जो चीज़ें आप परचेज़ करते हैं फॉर सेल करने के लिए, जिसका बिज़नेस आप जिस चीज़ का बिज़नेस कारोबार करते हैं फॉर सेल पर्पज़ के लिए, उसको हम गुड्स के नाम से देखते हैं या मर्चेंडाइज कहते हैं उसको। दिस डज़ नॉट अफेक्ट टोटल एसेट्स, इसमें से ये इसका टोटल एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विच वन? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, जब बैंक में कैश जमा करवाएंगे तो इससे क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया। जब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, तो इट मीन्स कि एक एसेट बढ़ गया है, एक एसेट कम हो गया है, जिसका हमारे अकाउंटिंग के इक्वेशन पे यानी टोटल एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे एसेट्स जो पहले हैं वही बाद में भी होंगे। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी की है तो ऑब्वियसली एसेट भी माइनस होना चाहिए, लायबिलिटी भी कम होनी चाहिए, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट से फर्नीचर में इजाफा हुआ, फर्नीचर हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट प्लस हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ड्राइंग बाय द ऑनर से कैपिटल कम हो गया। ठीक है, और ऑब्वियसली जब ऑनर ने ड्राइंग की है तो बिजनेस से कैश विड्रॉ किया होगा तो एसेट भी कम हो रहे हैं इससे। तो दिस डज़ नॉट अफेक्ट द टोटल एसेट्स। अगर चारों स्टेटमेंट को पढ़ें, गौर से पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो चारों में से फिर आपको एक स्टेटमेंट समझ में आता है कि हाँ, दिस डज़ नॉट अफेक्ट द टोटल एसेट्स डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा करवाया, इसलिए हमारे बिजनेस का एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट क्या हो गया? कम हो गया। नेक्स्ट कहते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड इज़ क्लासिफाइड एज डैश, यानी वो एक्सपेंसेस जो अभी हमने पे करना बाकी हैं, इसकी हम लोग एडजस्टिंग एंट्री करते भी हैं। अनपेड सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यानी एक्रूड सैलरीज। अगर सपोज करें सैलरीज़ के पैसे अगर ड्यू हैं और अनपेड हैं, पैसे दिए नहीं हैं, तो वो क्या होती है? लायबिलिटी होती है। उसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। तो इट मीन्स कि वो पैसे हम पे क्या हैं? ड्यू हैं। तो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, वो क्या है? हमारा लायबिलिटी है। ठीक है, डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट रिटर्न टू द सप्लायर इज क्रेडिट टू डैश। ठीक है, जब हम इक्विपमेंट का ख़राब पार्ट वापस करेंगे सप्लायर को, तो इक्विपमेंट हमारे बिजनेस का एसेट है, और जब एसेट वापस करते हैं तो वापस करने के लिए हम उसके लिए रिटर्न का अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं करते,
उसके लिए परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करते। क्या लिखते हैं, वही अकाउंट क्रेडिट करते हैं जिसको परचेज़ किया। आपने किस नाम से परचेज़ किया था, इक्विपमेंट के नाम से परचेज़ किया था, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट किया होगा। तो डिफेक्टिव इक्विपमेंट रिटर्न करने के लिए हम लोग क्रेडिट भी क्या करेंगे, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट, ये अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करते। अब याद करें कि इनकम स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में ऑल रेवेन्यू ऑल एक्सपेंसेस शामिल करते हैं, यानी सेल्स, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, कमीशन इनकम इनकम स्टेटमेंट में आता है, परचेज डिस्काउंट इनकम स्टेटमेंट में आता है, सेल रिटर्न अलाउंस इनकम स्टेटमेंट में आता है। तो कह रहे हैं दिस अकाउंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट। कौन सा अकाउंट इंक्लूड नहीं करते, अनअर्न्ड कमीशन। क्यों, अनअर्न्ड कमीशन एडवांस इनकम है, पैसे एडवांस में ले लिए, अभी कमाए नहीं है, अर्न नहीं किए, लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी है तो लिहाजा ये कहाँ रिपोर्ट करते हैं, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लगाएंगे, अनअर्न्ड कमीशन। नेक्स्ट 17 में कहते हैं द लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल। इसमें क्या होता है, एडजस्टिंग एंट्री करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट करते हैं और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे इन चारों में से अगर ऑप्शन में देखें तो एडजस्टिंग एंट्री पहले की जाती है। एडजस्टिंग एंट्री के बाद क्या बनाते हैं हम लोग, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और क्लोजिंग एंट्री भी की जाती है। और क्लोजिंग एंट्री होने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, यानी आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो इस स्टेप के हिसाब से यहाँ पे लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल हमारे पास क्या होना चाहिए, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, यानी तमाम क्लोजिंग एंट्री में रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग होता है हमारे पास बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, वो रिपोर्ट कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, तो वो बन जाएगा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। इफ़ एसेट्स आर ₹1 लाख एंड लायबिलिटीज़ आर 20% ऑफ एसेट्स। वो कह रहे हैं कि अगर किसी बिज़नेस के एसेट्स 1 लाख रुपीज़ के हैं और जो लायबिलिटी हैं वो कितने परसेंट, 20% है, ठीक है। एसेट्स 1 लाख हैं, लायबिलिटी 20% है। अब ज़रा पूछें क्या पूछता है वो सवाल की रिक्वायरमेंट, देन कैपिटल इज़ डैश। तो उसने ये नहीं पूछा कि जो लायबिलिटी है, वो तो हमें पता है कि लायबिलिटीज़ आर 20% ऑफ एसेट्स। अगर हम 1 लाख का 20% कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें 20 से और डिवाइड करें 100 से, तो हमें बिज़नेस के एसेट्स 1 लाख रुपीज़ हैं, तो लिहाजा लायबिलिटी का आंसर आना चाहिए 20,000, ठीक है। बट देखें 20,000 यहाँ मौजूद भी है आंसर, उसने हमसे लायबिलिटी नहीं पूछी, उसने नहीं ये नहीं कहा कि लायबिलिटी का आंसर कितना है। तो ऑब्वियसली लायबिलिटी 20% है तो 20,000 बनता है, तो आंसर 20,000 नहीं लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसे भी होंगे जो जल्दबाजी में काम करेंगे और 20% लायबिलिटी का पढ़ के फ़ौरन से वो 20,000 पे लगा देंगे आंसर। नहीं, उसने पूछा क्या आपसे, देन कैपिटल इज़ डैश। उसने पूछा कि अगर एसेट्स 1 लाख रुपीज़ हैं और लायबिलिटी 20% यानी 20,000 बनता है, तो ऑप्शन में जो आंसर 20,000 है वो आंसर नहीं है। तो पूछ रहा है देन कैपिटल इज़ डैश। अगर किसी बिज़नेस के एसेट्स 1 लाख रुपए के हैं जिसमें कर्जा है 20,000 रुपये का, तो जो बिज़नेस की जो ऑनर इक्विटी है, ऑनर का अपना क्लेम कितने रुपए है, कैपिटल कितना होना चाहिए, 80,000। इसकी आसान सी एग्जांपल कि अगर बिज़नेस के एसेट्स में 1 लाख में 20,000 रुपये किसी और के लगे हुए हैं, तो जब 20,000 रुपये किसी और के दूसरों की कर्जा लगा हुआ है, लायबिलिटी है, तो इट मीन्स कि फिर 80,000 बिज़नेस में मेरे अपने हैं, 80,000, ठीक है। तो कैपिटल का आंसर कितना है, 80,000। नेक्स्ट कहते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक मीन्स डैश, यानी अगर इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक वाले आपको क्रेडिट क्यों करते हैं, बैंक वाले हमें क्रेडिट करते हैं इंक्रीज़ करने के लिए, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ करने के लिए, और बैंक वाले हमें डेबिट करते हैं डिक्रीज़ करने के लिए। और ऐसा क्यों, क्योंकि बैंक हमारे उन पैसों को बतौर अमानत रखता है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है। तो अगर इंटरेस्ट के लिए बैंक ने आपको क्रेडिट किया तो इट मीन्स कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, वो आपकी इनकम है, आपको मिलने वाले पैसे हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट के लिए ही बैंक वाले आपको डेबिट कर दें, रीज़न ओवरड्राफ्ट, अगर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए और बैंक ने आपको डिक्रीज़ किया है, कम किया है, ठीक है, तो फिर अब जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे ओवरड्राफ्ट पे, फिर वो आपका इनकम नहीं होगा, बल्कि फिर वो क्या होगा, आपका एक्सपेंस होगा। तो गौर से पढ़िएगा, अगर इंटरेस्ट के लिए बैंक वाले क्रेडिट कर दें आपको, तो वो आपकी इंटरेस्ट है, आपके लिए जो पैसा मिल रहे हैं वो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, आपको आमदनी है। लेकिन अगर उसी बैंक ओवरड्राफ्ट पे आप इंटरेस्ट देंगे तो फिर वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट बैंक वाले चार्ज करने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं CHARGED, चार्ज्ड, बैंक चार्ज्ड, ठीक है, इंटरेस्ट, तो बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट के लिए, तो इट मीन्स कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है। लास्ट वन कहते हैं 20 में, अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिटन अंडर ईच एंट्री इज कॉल्ड डैश। हम लोग हर ट्रांजेक्शन की जो नीचे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाती है, उसे कहते हैं
नरेशन, ठीक है। हर एंट्री के लिए जो नीचे आप प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं नरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए में बी में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया है, पहला सवाल 2A में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको मेंशन करने हैं। वो सवाल इस तरह से लिखा हुआ है, गिव द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप सोल्यूशन इस तरह दे दें आप उसको, आसान तरीका है। हेड ऑफ अकाउंट्स के नाम लिखें, 5 हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एक कॉलम में इंक्रीज़ लिखें, एक कॉलम में डिक्रीज़ लिखें, और दोनों के आप एसेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, पता है सबको, एसेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह लायबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट, डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट। ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट, डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट। रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट और डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट, जबकि एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करने के लिए डेबिट एंड कम करने के लिए क्रेडिट, ठीक है। तो पहले सवाल द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लिखना है, सिंपल, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में ये है, ये एक सवाल है इसका, जो हमने इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है पूरा, और क्वेश्चन जो है वो आपको ये प्रोवाइड किया हुआ है। इसका आंसर लिखना है आपको 1 बाय 1। तो फर्स्ट वन अगर देखें, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज ऑनर सिक्योरिटी। ऐसा सेंटेंस लिखें, ऐसी ट्रांजिशन लिखेंगे जिससे एक एसेट में इजाफा हो रहा हो, ऑनर इक्विटी में इजाफा हो रहा हो, ठीक है। बहुत वेरी सिंपल सा आसान सा सेंटेंस है, और वो ये है कि आप लिख सकते हैं, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। अपने पास से अमाउंट एज्यूम कर लें 3 लाख रुपीज़, ठीक है। ऑनर ने कारोबार में कैश इन्वेस्टमेंट किए 3 लाख रुपए की। इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज लायबिलिटी, यानी कि एक एसेट में इजाफा हो रहा है, लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है। तो एसेट में इजाफा हो रहा है, लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, आप लिख सकते हैं अपने पास से, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट। आपने क्या परचेज़ किया, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि आप इक्विपमेंट का ही नाम लिखें, आप अपने पास से भी एज्यूम कर सकते हैं, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज सप्लाइज ऑन क्रेडिट, ठीक है, इस तरह से। और ये भी लिख सकते हैं, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से कर्ज़ा लिया। अगर बैंक से कर्ज़ा लिया तो उससे भी क्या हो रहा है, आपके बिज़नेस के एसेट में इजाफा हो रहा है, लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है। तो सेंटेंस तो बहुत सारे हैं, ट्रांजिशन तो बहुत सारी हैं, आप कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम करके लेकिन रेलेवेंट हो, सही तरीके से हो, जो उन्होंने कहा है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो। थर्ड में कहते हैं, डिक्रीज़ एन एसेट एंड डिक्रीज़ आ लायबिलिटी। एक एसेट भी कम हो रहा हो, लायबिलिटी भी कम हो रही हो। ऐसा कब होता है, तो आपको पता है कि जब बिज़नेस के पैसे हमने किसी को, अपने क्रेडिटर को वापस कर दिए, यानी कैश पे कर दिया, पेड कैश टू सप्लायर, क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को कैश वापस कर दिया, पैसे दे दिए, तो इससे क्या हुआ, कैश भी कम हो गया और कर्जा भी कम हो गया। नेक्स्ट कहते हैं, इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट। एक एसेट बढ़ रहा हो, एक एसेट कम हो रहा हो। ऐसा कब होता है, जब बिज़नेस के लिए आपने कोई चीज़ परचेज़ की हो ऑन कैश पे, कुछ भी, परचेज सप्लाइज फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश, समथिंग, परचेज लैंड फॉर कैश, इस तरह से कोई भी एसेट जिसमें क्या हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। और ये सेंटेंस भी सही है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, यानी बैंक में कैश जमा करवाया, इससे क्या हुआ, बिजनेस का एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। लास्ट में कहते हैं, डिक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज इन ऑनर सिक्योरिटी। जब एक एसेट कम हो रहा हो, ऑनर इक्विटी कम हो रही हो, जब ऑनर अपने बिजनेस से पैसे विड्रॉ करे पर्सनल यूज़ के लिए, तो इससे ऑनर की इक्विटी भी कम हो गई और एसेट भी कम हो गया। लास्ट क्या लिखेंगे, ऑनर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं, जर्नल। क्वेश्चन नंबर 3 में जर्नल का क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन की रिक्वायर्ड पढ़ लें। रिक्वायर्ड में क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ जर्नल। सवाल नंबर 3 में आपको प्रॉपर जर्नल लाइनें ड्रॉ करनी और इसका सवाल का जर्नल विद नरेशन बना के दिखाना है, ठीक है। फर्स्ट वन, जल्दी इसकी एंट्रीज जो है वो डिस्कस करते जाते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ आयशा एंटरप्राइजेज फॉर द मंथ ऑफ May 24। May 1 में कहते हैं, आयशा इन्वेस्ट कैश इनटू बिजनेस ₹70,000। जी, ऑनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया 70,000, इससे कारोबार में कैश में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया। और प्रोवाइड करने वाला कौन, ऑनर, तो इससे ऑनर इक्विटी में भी इजाफा हो गया, यानी कैश में भी इजाफा हो गया, ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया। कैश हमारा क्या है, बिजनेस का एसेट, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। एंट्री क्या होनी चाहिए पहली में, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जब ऑनर प्रोवाइड करता है उससे ऑनर इक्विटी बढ़ जाती है। परचेज ऑफिस सप्लाइज फॉर कैश ₹2,000। May 5, ऑफिस सप्लाइज खरीदी कैश पे। जी, बिज़नेस में एक एसेट आया और एक एसेट गया। बिज़नेस में एसेट आया कौन सा, ऑफिस सप्लाइज, और कैश हमारे बिज़नेस से, कारोबार से कम हो गया। और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो आज हमारे बिज़नेस में एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। कौन सा एसेट बढ़ रहा है, ऑफिस सप्लाइज, और कौन सा एसेट कम हो रहा है, कैश। एंट्री क्या होनी चाहिए,
ऑफिस सप्लाइज डेबिट एंड कैश क्रेडिट 2000 से टू रिकॉर्ड। सेम वही जो सवाल में ट्रांजिशन दी हुई है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसी सेंटेंस को आप कॉपी कर देंगे, ये आपकी ट्रांजिशन बन जाएगी, नरेशन बन जाएगी। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अली स्टोर 15,000। क्या परचेज़ किया हमने? मर्चेंडाइज। टाइटल आपको पता है कि जब जब मर्चेंडाइज परचेज़ करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं? परचेजेस। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस डेबिट। और कैसे परचेज़ किया? ऑन अकाउंट यानी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली स्टोर। अली स्टोर से उधार पे मर्चेंडाइज परचेज़ की 15,000 की, एंट्री होनी चाहिए परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट पेबल अली स्टोर क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम हमजा ट्रेडर। अब देखें इस क्वेश्चन में दो दो क्रेडिटर्स हैं, तो लिहाजा अगर जर्नल लेजर रिक्वायर्ड कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, तो हम दोनों के अलग अलग टाइटल देंगे, क्योंकि एक अकाउंट पेबल अली स्टोर है और एक हमारा अकाउंट पेबल हमजा ट्रेडर्स है। जब एक ही क्वेश्चन में हमने दो डिफरेंट लोगों से परचेजिंग की है तो दोनों के अकाउंट पेबल के लेजर में अकाउंट अलग बनने चाहिए। तो इस पहले इसको देखते हैं, इसके परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम हमजा ट्रेडर्स। क्या परचेज किया? इक्विपमेंट परचेज किया। इक्विपमेंट हमारे बिजनेस का एसेट अकाउंट है और एसेट बढ़ता है क्या होता है? डेबिट। तो इसको नाम देंगे ऑफिस इक्विपमेंट, नॉट परचेजेस। परचेजेस का टाइटल सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए आता है। यहाँ हमने आज क्या परचेज किया? ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया। फिर ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए हम ऑफिस इक्विपमेंट का ही टाइटल देंगे, एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट अकाउंट पेबल हमजा ट्रेडर्स क्रेडिट। कैश सेल्स, मर्चेंडाइज सेल आउट की कैश पे, तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यानी मर्चेंडाइज के पैसे रिसीव किए हमने, कैश हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट में इजाफा हो गया। और सेल्स कौन सा अकाउंट है? रेवेन्यू अकाउंट है, और जब रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो रेवेन्यू से इजाफा हो गया, एंट्री बनेगी कैश डेबिट एंड सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। नेक्स्ट कहते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू फराह स्टोर। मर्चेंडाइज सेल आउट की फराह स्टोर्स को उधार पे। अच्छा जी, हमने मर्चेंडाइज सेल आउट की है, जब मर्चेंडाइज सोल्ड की और कैसे सोल्ड की है? ऑन अकाउंट पे। ऑन अकाउंट कहते हैं उधार पे बेची है, पैसे मिले नहीं है, मिलना है। तो एंट्री होनी चाहिए अकाउंट रिसीवेबल फॉर स्टोर्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। अब रिमेंबर देखें, इससे पहले मर्चेंडाइज हमने कैश पे सेल आउट की थी, कैश पर बेची थी, तो एंट्री हो रही थी कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। और अब की बार मर्चेंडाइज को हम लोग ऑन क्रेडिट पे सेल आउट कर रहे हैं, तो एंट्री होनी चाहिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होती है पेड कैश ₹10,000 टू अली स्टोर्स। अली स्टोर वालों को हमने कैश पे कर दिया। देखें, दो हमारे क्रेडिटर्स हैं, एक अकाउंट पेबल अली स्टोर और एक अकाउंट पेबल हमजा ट्रेडर्स। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए लाइबिलिटी हमने पे कर दी। जब लाइबिलिटी पे कर दी तो इससे लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। और कैश कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। कैश हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? अकाउंट पेबल अली स्टोर डेबिट एंड कैश क्रेडिट। लास्ट कहते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम फराह स्टोर। फराह स्टोर कौन? जिनको हमने मर्चेंडाइज को ऑन क्रेडिट पे सेल आउट किया था मई की 20 तारीख को। आज हमने उनसे पैसे रिसीव कर लिए। जब पैसे रिसीव कर लिए तो इससे बिज़नेस में कैश में इजाफा हो गया। कैश हमारा एसेट बढ़ गया, और एसेट बढ़ता तो क्या होता है? डेबिट। और रिसीवेबल कम हो गया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा जर्नल सवाल हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा गौर से देखें, इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं जर्नल लेजर टेक द ट्रांजेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस पेपर। यानी देखें, एक ही पेपर में, उसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में उसने जर्नल आपसे रिक्वायर्ड किया, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जर्नल लेजर रिक्वायर्ड कर लिया, और आपने शॉर्ट क्वेश्चंस 4 करने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किया, दूसरा क्वेश्चन आपने जर्नल का कर लिया, तीसरा आपने जर्नल लेजर कर लिया, तो 3 सवाल तो आपके यहीं से बन गए इसी तरह से। खैर, तो जर्नल लेजर का सवाल इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने ट्रांजेक्शन थी उन्हीं को आप पिक कर लेते हैं, और सेटअप नेसेसरी अकाउंट्स इन द जर्नल लेजर एंड पोस्ट द ट्रांजेक्शन देयर इन फुट एंड बैलेंस द अकाउंट्स। लेकिन इसमें आपसे ट्रायल बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं कर रहे, सिर्फ आपसे जर्नल लेजर रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो उससे पहले अकाउंट गिन लें कि कितने अकाउंट बनने चाहिए। कैश का अकाउंट 1, कैपिटल 2, सप्लाईज 3, परचेजेस 4, अकाउंट पेबल अली स्टोर 5। इसके अलावा इक्विपमेंट अकाउंट देखें 6, ये 7। ठीक है, इसके अलावा 7 के बाद सेल्स 8 और ये रिसीवेबल 9। ठीक है, तो इस तरह टोटल हमारे पास 9 अकाउंट बन रहे हैं।
अब सब अकाउंट की ज़रा सीक्वेंस को ज़रा पहले से अरेंज कर लें। अब देखें प्रॉपरली इन्होंने जर्नल लेजर मांगा है आपसे, तो जर्नल लेजर के लिए कुछ अकाउंट एसेट्स के भी हैं, लायबिलिटी के भी अकाउंट हैं, ऑनर इक्विटी का भी अकाउंट है, रेवेन्यू भी है, एक्सपेंसेस भी हैं। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपने बना दिया कि पहले कोई भी अकाउंट आपको समझ में आया बना दिया, नहीं, सीक्वेंस में चलेंगे। पहला अकाउंट कैश का टी अकाउंट पहले कंप्लीट कर लें, ठीक है। और पहले जिस तरह सारे अकाउंट एक साथ ड्रॉ करते हैं वैसे अकाउंट ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप पहले जितने भी 9 अकाउंट्स हैं सबके पहले नाम लिख लें और सबके पे 1 बाय 1 पोस्टिंग कर दें। जैसे पहला अकाउंट है कैश का, कैश के बाद हमने बना दिया ऑफिस सप्लाईज, जबकि रिसीवेबल पहले आता है, तो कैश के फ़ौरन बाद कौन सा अकाउंट बनना चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल को पहले कर दें, सप्लाईज को बाद में कर दें, ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद आपका नॉन करंट एसेट अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट है। फिर लायबिलिटी अकाउंट की बारी है, तो लायबिलिटी अकाउंट आ गए। लायबिलिटी के बाद कैपिटल की बारी है, कैपिटल के बाद सेल्स की बारी है, और सेल्स के बाद आखिर में परचेजेस, और इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। और 1 बाय 1 इसकी अकाउंट की पोस्टिंग करना शुरू कर दें। पहली एंट्री देख लें, पहली एंट्री में क्या हुआ है। पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो पता है आपको, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियो डिस्कस की थी और जिनमें लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था, पढ़ा था। देखें तो जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि यहाँ से इस चैप्टर से आपके ये 2 सवाल भी निकल सकते हैं अगर उसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री आपने बनाई हुई है, तो बड़ी आसान तरीका है कि आप लोग क्लास में जिस तरह पोस्टिंग करते हैं तो यहाँ क्लास में भी इसको जब आपने बना ली है तो उसकी 1 बाय 1 पोस्टिंग की शुरू कर दें। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश की डेबिट साइड पोस्टिंग कर दें, और इस तरह से पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो गया 70,000 से ड्यू टू कैपिटल की वजह से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया तो कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे कर दें 70,000 से, ठीक है। एंड 1 बाय 1 फिर इस तरह सारी पोस्टिंग करते जाएं। बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन सब आपको करना आता है। हाँ, सिंगल अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन भी कर सकते थे इस तरह से। एक देखें सिंगल अकाउंट है, 35,000 क्रेडिट है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको आज इसको जर्नल लेजर इन्होंने रिक्वायर्ड किया है, तो प्रॉपर जो उनका फेयर तरीका है वैसे ही करना होगा आपको। 35,000 क्रेडिट साइड पे, तो इसी अमाउंट से क्या कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन, और इसी अमाउंट से बैलेंस कैरी डाउन करके दोनों साइड अकाउंट की इक्वल करें, बैलेंस करें, और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को इसको बैलेंस ब्रिंग डाउन कर देंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, और सब में करना पड़ेगा आपको। जैसे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 70,000 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहीं पे क्या करें, इसी अमाउंट से बैलेंस कैरी डाउन कर दें और दोनों साइड्स को इक्वल करके दोबारा से बैलेंस ब्रिंग डाउन कर दें नेक्स्ट जून को, फर्स्ट डेट को, और ये इस तरह से आपका जर्नल लेजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर करते हैं कि 3 कॉलम कैश बुक। अब 3 कॉलम कैश बुक का सवाल रीडिंग कर लें, पढ़ लें। देखें कि मिस्टर आलम है एक सोल ट्रेडर्स 3 कॉलम कैश बुक यूज़ करते हैं फॉर इस बिजनेस के। उससे पहले तो आप 3 कॉलम कैश बुक के पहले कॉलम ड्रॉ कर लीजिएगा, रिक्वायर्ड सवाल में इसकी ये दी हुई है, सही। ही हैड कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक। जब शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में कैश ऑन हैंड, कैश का कैश कॉलम में और बैंक का बैंक कॉलम में बैलेंस कॉपी कर दें। तो जून 1 को बैलेंस ब्रिंग डाउन दिया भाई, कैश का कैश कॉलम, बैंक का बैंक कॉलम में। नेक्स्ट कहते हैं जून 6 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सारा एंड कंपनी 3500 एंड अलाउड डिस्काउंट ₹100। हमने सारा एंड कंपनी से जो चेक रिसीव किया वो कितने रुपए का है, 3500 का है। एंड रिमेंबर, अभी हमने चेक रिसीव किया है, डिपॉजिट नहीं किया बैंक अकाउंट में। जब हमने चेक रिसीव किया है, जमा नहीं करवाया, तो इट मीन्स कि हम किसको इंक्रीज़ करेंगे, कैश कॉलम को इंक्रीज़ करेंगे, और कैश कॉलम को इंक्रीज़ करेंगे साथ में डिस्काउंट कॉलम को भी इंक्रीज़ करेंगे। 3500 का हमने कैश रिसीव किया, चेक रिसीव किया, सेल डिस्काउंट में कितने रुपए, ₹100 हैं, तो कितना होगा ये 3600, यानी उस कस्टमर से पैसे जो हमें लेने थे वो 3600 लेने थे। तो एंट्री आपकी इस तरह से होगी, चेक रिसीव किया तो रिसिप्ट साइड पे आएगी, ठीक है। डिपॉजिटेड सारा एंड कंपनीज चेक इनटू बैंक, बैंक में चेक जमा करवा दिया। इससे क्या होना चाहिए, इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री, जब कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों साइड सॉल्व करेंगे। देखें इस तरह से 11 में बैंक बैलेंस इंक्रीज़ कर दें, कितने से, जो चेक आया था वो चेक कितने रुपए का आया था, 3500 वाला चेक, आज वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो दोनों साइड एंट्री होनी चाहिए, एक तरफ हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और हमारा कैश कम हो गया। तो 3500 से यहाँ पे देखें बैंक बैलेंस इंक्रीज़ कर दें, जबकि 3500 से हमारा यहाँ पे कैश क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। जब कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो दोनों साइड पहले डेट को आइडेंटिफाई कर ले करें, यहाँ भी डेट मेंशन कर दें, वहाँ भी डेट मेंशन कर दें, यहाँ भी लिख दें सी कॉन्ट्रा एंट्री, वहाँ भी लिखें सी कॉन्ट्रा एंट्री, और फिर दोनों साइड इसकी एंट्री सॉल्व कर लें।
नेक्स्ट कहते हैं issued a check for ₹2500 to Baker and Company in full settlement of their account ₹3000। हमने बाकर एंड कंपनी को चेक इशू किया 2500 का, जबकि फुल सेटलमेंट हमारा अकाउंट उनसे कितने का था 3000 का था। यही पेमेंट जो हमें करनी थी वो कितनी करनी थी 3000, और हमने चेक कितने का इशू किया है 2500 का। तो कितने पैसे हमने कम दिए 500 रुपीज़ हमने कम दिए। जब 500 रुपीज़ हमने कम दिए हैं तो डिस्काउंट भी हमें मिला, ठीक है। अच्छा अब बताइए चेक इशू किया है, पेमेंट की है, तो पैसे हमने रिसीव तो नहीं किए होंगे, पैसे पे किए हैं, तो किस साइड पे एंट्री आनी चाहिए पेमेंट साइड। लेकिन रिमेंबर कि जो लेफ्ट साइड है इसको हम रिसिप्ट साइड कहते हैं, और जो राइट साइड है इसको हम लोग पेमेंट साइड कहते हैं। तो ये पेमेंट साइड पे पैसे आने चाहिए 15 में। पैसे हमने चेक से दिए, कितने दिए 2500, डिस्काउंट कॉलम में कितने 500। डिस्काउंट हमें खुद कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट किया हमने, जो टोटल पेमेंट हमें करनी थी 3000 की, उसमें से हमने इसको अमाउंट माइनस कर दिया। 21 में कहते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा करवाया है, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश क्या हो गया कम हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री है। जब 21 को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कॉन्ट्रा एंट्री है, तो दोनों साइड वही काम करें। पहले तो जब डेट को आइडेंटिफाई कर लें 21 कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ पे देखें रिसिप्ट साइड पे बैंक बढ़ना चाहिए और पेमेंट साइड पे कैश क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी एंट्री इस तरह करेंगे, रिसिप्ट साइड पे देखें बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे 1000 से, और पेमेंट साइड पे कैश कॉलम 1000 से कम कर देंगे। रीज़न एक्सप्लेनेशन कुछ भी लिख सकते हैं आप, मर्ज़ी से आपकी। यहाँ लिख दें कैश डिपॉजिटेड, यहाँ लिख दें डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और इसके बाद देख सकते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किए 3000 जी। ड्राइंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट, आज हमारे बिजनेस से पैसे गए, जब पैसे गए तो पेमेंट साइड पे लिखें, ठीक है। ड्राइंग ऑनर ने की है तो पैसे जाने चाहिए पेमेंट साइड। हाँ, पैसे विड्रॉ कहाँ से किए ये इंपॉर्टेंट बात है, कैश फ्रॉम बैंक, जो पैसे विड्रॉ किए हैं वो बैंक से विड्रॉ किए हैं पैसे, ठीक है। जब पैसे इन्होंने बैंक से विड्रॉ किए तो इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो ये कम कर दें इसको 3000 लिख के। लास्ट कहते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किए। जब आपने ऑफिस यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किए तो इससे कारोबार में कैश बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। कैश को प्लस करेंगे और बैंक को माइनस करेंगे, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब जो कॉन्ट्रा एंट्री है इसमें रिसिप्ट साइड पे क्या होना चाहिए, रिसिप्ट साइड पे बैंक बैलेंस कैश बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अमाउंट कैश कॉलम में आएगा, और पेमेंट साइड पे ये जो अमाउंट है ये आपका बैंक बैलेंस से कम होना चाहिए, तो बैंक से माइनस कर दें इसको। तो रिसिप्ट साइड पे कैश कॉलम और पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम। एक तरफ हमारे बिजनेस में कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, ठीक है। तमाम ट्रांजेक्शन सॉल्व करने के बाद फुटिंग कर लें सब जगह पर, और सारे कॉलम्स की टोटलिंग कर लें। टोटलिंग करने पहले कैश कॉलम में टोटलिंग करें, यहाँ लिख लें पेंसिल से, यहाँ भी लिखें पेंसिल से। टोटल करें कैश कॉलम में भी लिखें पेंसिल से यहाँ भी, और बैंक में प्लस करके यहाँ लिखें। दोनों साइड्स के कैश को बैंक को आइडेंटिफाई कर लें कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो देख लें दोनों साइड पे कैश की रकम और बैंक की रकम रिसिप्ट साइड पे ज़्यादा ही है, 7500 एंड 9000, और पेमेंट साइड पे कैश कितना आ रहा है टोटल 4500, और बैंक में कितने आ रहे हैं 6000। तो दोनों के बैलेंस कैरी डाउन जो है वो पेमेंट साइड पे ही होने चाहिए, सही है। कैसे, कैश की रकम में से कैश को माइनस कर दें और बैंक में से बैंक को माइनस कर दें। कैसे देखें, 7500 में से 4500 माइनस करें, यह आ गया बैलेंस कैरी डाउन मंथ के एंड पे कैश का 3000। और बाय चांस इत्तेफाक की बात यह है कि 9000 में से 6000 माइनस किया तो ये भी 3000 आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों की जो बैलेंस कैरी डाउन है सेम आ रहे हो। इत्तेफाक है, बाय चांस ये ऐसा हुआ है कि दोनों के बैलेंस 3000 आ रहे हैं, वरना अदरवाइज़ कुछ भी आ सकते हैं। वही रकम लिखिएगा जो उसमें बैलेंस बन रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 3 कॉलम कैश बुक डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ अब्दुल कादिर ट्रेडर्स रिवील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 1 में कहते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन है, तो ये रकम आप कॉपी कर दीजिएगा बैंक स्टेटमेंट में। फिर लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, ये कॉपी कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन को पढ़ने का मकसद क्या है, हम लोग बनाते क्या है, तो आपको पता है कि हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान डिफरेंस को टैली कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। मंथ के एंड पे कैश बुक का बैलेंस कुछ और है, मंथ के एंड पे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कुछ और है, और इन्हीं दोनों बैलेंस को ठीक करने का नाम क्या है, रिकॉन्सिलेशन है। हम कैश बुक और कंपनी और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको ठीक कर रहे होते हैं। और रिक्वायर्ड पढ़ लें, इस क्वेश्चन में क्या मांगी उन्होंने, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ही मांगा इन्होंने आपसे। तो कॉलम्स ड्रॉ कर लें, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट्स।
जो बैलेंस हमें कैश बुक का गिवन है वो, और पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट का गिवन है वो, दोनों बैलेंस कॉपी कर लें और वन बाय वन सॉल्व करते जाते हैं। सबसे आसान सी बात यह है कि इन्फॉर्मेशन वहाँ रिकॉर्ड करनी है आपको जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई भी। यानी अगर इन्फॉर्मेशन किसी के पास रिकॉर्ड में है, कंपनी के पास रिकॉर्ड में है, तो फिर कंपनी में रिकॉर्ड नहीं करनी है, फिर आपने बैंक में रिकॉर्ड करनी है। और इसी तरह से अगर इन्फॉर्मेशन बैंक के रिकॉर्ड में आ चुकी है तो फिर आपने कंपनी में रिकॉर्ड करना है। करना क्या है, प्लस करना है और माइनस करना है। देखते हैं ज़रा। आउटस्टैंडिंग चेक्स 9,900। आउटस्टैंडिंग चेक्स कौन से, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी वो चेक्स जो हमने इशू कर दिए बट स्टिल नॉट प्रेजेंटेड फ्रॉम द बैंक, यानी बैंक से अभी तक वो पैसे माइनस हुए नहीं हैं। तो ऑब्वियसली वो पैसे माइनस होंगे, कभी ना कभी माइनस होंगे। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स वाले चेक हमेशा पैसे बैंक से क्या होने चाहिए, माइनस 9,900। और ये फिक्स एंट्रीज़ हैं, याद कर लीजिएगा इसको। आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनक्लियर चेक्स और डिफरेंट जितने भी आइटम्स हैं, ये सारे अमाउंट फिक्स होते हैं। बैंक डिपॉजिट ऑफ अप्रैल 30 वॉज नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। ऑब्वियसली आपने मंथ के एंड पे आखिर में देर से ताख़ीर से जमा करवाए पैसे, इसलिए वो आपके पैसे बैंक में शो नहीं हो रहे। इसकी रीज़न यही है कि आपने मंथ के एंड पे लेट जमा कराए थे पैसे। ये पैसे कहाँ पे आने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में प्लस करेंगे इसको। प्लस क्यों, क्योंकि डिपॉजिट किया है, तो ऑब्वियसली जब बैंक इनकी इन्फॉर्मेशन को देखेगा तो वो आपको प्लस कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा आपको। नेक्स्ट कहते हैं, द बैंक कलेक्टेड अ नोट रिसीवल 5,075 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारा क्या किया, नोट रिसीवल कलेक्ट किया। किसका नोट रिसीवल, कंपनी का नोट रिसीवल, हमारा नोट रिसीवल किसने कलेक्ट किया, बैंक ने। जब बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा तो किसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, कंपनी ने। कंपनी में रिकॉर्ड कर लीजिए, लिखा भी है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो नोट रिसीवल के पैसे आए हैं तो कंपनी में क्या होने चाहिए, प्लस, ऐड कर लें इसको। चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, बट ये जो अमाउंट है कैश बुक में रिकॉर्ड में नहीं है। तो एक कस्टमर ने अगर डायरेक्टली बैंक में जमा कराए पैसे तो ऑब्वियसली इस बात का हमें इल्म नहीं है। महीने के आखिर में बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भाई एक कस्टमर आया था और उस कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करवाए थे, तो कंपनी में ऐड कर लें, प्लस कर लें। इन पैसों से हमारा कंपनी का बैलेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे और बैंक के दरमियान डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट कहते हैं, अ चेक ऑफ ₹890 ऑफ मतीन अ कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज एरसली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 980। अब देखें ये एक एरर हुआ है, और जब भी मैंने बताया कि एरर दो अमाउंट का होगा तो ठीक करने के लिए डिफरेंस निकालना होगा, और डिफरेंस निकाल के हम ये देखेंगे कि एरर किया किसने। पहली बात कि एरर किसने किया वो देखेंगे। अगर एरर कंपनी वालों का है तो कंपनी में ठीक करेंगे, बैंक वालों का है तो बैंक में ठीक करेंगे। और दूसरी बात कि एरर को ठीक करने के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे, और वो डिफरेंस निकाल के अब उस अमाउंट को प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने एरर क्या किया है और उसको आपने एरर को क्या समझा। तो दोबारा एक दफ़ा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एक चेक था 890 का, मतीन हमारा एक कस्टमर है जिसने बैंक में वो पैसे जमा करवाए, ठीक है। अगर हमारे कस्टमर ने बैंक में जमा करवाए थे 890, तो बैंक वालों को चाहिए था कि मेरे अकाउंट को इंक्रीज़ कर दें, पैसे बढ़ा दें मेरे अकाउंट में। कितने पैसे, 890। बैंक ने गलती से रिकॉर्ड कर दिए 980, यानी कम, ठीक है। वॉज एरसली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कंपनी के कंपनी के अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड कर लिया 980 से, ठीक है। तो ये एरर किससे हुआ है, कंपनी से हुआ है, कैश बुक से हुआ है। तो कंपनी में ठीक करेंगे। और क्या कैसे ठीक करेंगे, पैसे आए थे 890 से, तो कंपनी के अकाउंटेंट को चाहिए था कि कंपनी को इंक्रीज़ कर दे, यानी कैश बुक में इंक्रीज़ कर दे पैसे। कितने, 890। उसने कितने से इंक्रीज़ कर दिए, 980। ज़्यादा पैसे इंक्रीज़ कर दिए। अब उसने ज़्यादा पैसे इंक्रीज़ कर दिए हैं तो फिर डिफरेंस निकाल के एरर कम करें, माइनस करेंगे तो एरर ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसे ही किया कि वो जो 90 रुपीज़ का डिफरेंस था, ये 90 रुपीज़ कैसे आया, देखें 890 और 980 का डिफरेंस निकाले, कितना आ रहा है, 90 रुपीज़। और ये पैसे कंपनी से माइनस क्यों किए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अकाउंटेंट ने ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए थे, ऐड कर दिए थे। जब ज़्यादा पैसे ऐड कर दिए थे तो ठीक करने के लिए वो क्या करेगा, 90 रुपीज़ कम कर देगा, माइनस कर देगा, तो एरर ठीक हो जाएगा। A check of ₹2,000 written by the bank marked NSF no entry was made in the cash book. वेरी सिंपल, बहुत आसान सी बात है कि भाई कस्टमर का चेक जो है वो
NSF यानी नॉट सफिशिएंट फंड वापस हो गया, रिटर्न बाय बैंक, बैंक ने बताया कि उस कस्टमर के अकाउंट में इतने अपने पैसे नहीं हैं, तो लिहाजा वो बैंक ने वो चेक वापस कर दिया। ठीक है, तो ये पैसे कंपनी से माइनस होने चाहिए, कंपनी से माइनस कर दें इसको डिसऑनर चेक को, क्योंकि वो पैसे जब आए थे तो आपने कंपनी में कैश बुक में ऐड कर लिए थे, पैसे बढ़ा दिए थे, ये जानते हुए कि भाई ठीक है कस्टमर से पैसे मिल गए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि नहीं, उस कस्टमर के अकाउंट में जो इतने पैसे ही नहीं थे जिस शख्स ने आपको चेक दिया था, तो कंपनी से माइनस। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कंपनी के कैश बुक में डिविडेंड वाले पैसे जो है वो आए थे, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड में नहीं है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। बैंक में रिकॉर्ड में है, कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है, तो कंपनी के रिकॉर्ड में क्या करें, प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें, इससे हमारा कंपनी का बैलेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन प्लस किया उन्होंने 4000 को। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं लास्ट में बैंक चार्जेस 400 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस थे, जो बैंक चार्जेस कंपनी के पैसे कैश बुक में रिकॉर्ड में नहीं है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। बैंक वालों ने सर्विस चार्जेस के पैसे डिडक्ट किए और बैंक के रिकॉर्ड में हैं ये बात, कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है, तो कंपनी से माइनस कर दें और आखिर में एट दी एंड जो है वो तमाम बैलेंस को प्लस माइनस कर लें, तो देख लीजिए कंपनी का बैलेंस देखिए ये था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये माइनस नेगेटिव, ये माइनस नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये माइनस नेगेटिव, तो एट दी एंड अपना आंसर चेक कर लें, प्लस माइनस करें। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे करें, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और आंसर चेक करें। दोनों साइड का आंसर देखें, इस वक्त हमारा क्या टैली हो रहा है, 20,575, 20,575। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के नंबर तभी मिलते हैं जब आपका आंसर जो है दोनों साइड के इक्वल हो, बैलेंस हो, बराबर हो। स्पेशल जर्नल का सवाल है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ फरिया बुटीक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। देखें उसने की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट में जो लिखा होगा वही काम करेंगे। एंटर द अबव ट्रांजेक्शन इन द परचेज जर्नल एंड द परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, टोटल बोथ द जर्नल्स एंड पास द एंट्री ऑन अप्रैल 30। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे खाली दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, PJ एंड PRJ, परचेज जर्नल रिक्वायर्ड है और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा आपने बाकी जर्नल लेजर वगैरह सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म वगैरह कोई चीज़ नहीं बनानी होगी, तो क्लास में प्रैक्टिस करवाई है तो बना सकते हैं आप। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ सवाल एग्ज़ाम में जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही काम। फर्स्ट में कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम फातिमा एंड कंपनी, मर्चेंडाइज परचेज़ किया आपने, तो आपने पहले से ही क्या करना है, आपने PJ और PRJ पहले कंप्लीट करना है, पहले बना उसकी कॉलम ड्रॉ कर लें, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, रेफरेंस अमाउंट, दोनों जगह पहले कॉपी कर लें और वन बाय वन जो है वो एंट्री पढ़ते जाएं। तो पहली एंट्री मर्चेंडाइज परचेज़ की है, तो ये एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए, PJ अप्रैल 1 फातिमा एंड कंपनी 10,200। नेक्स्ट कहते हैं रिटर्न मर्चेंडाइज टू फातिमा एंड कंपनी, वापस कर दिया है, ये एंट्री कहाँ पे आएगी, PRJ, डेट लिखें, नेम लिखें और अमाउंट कॉपी करें। फिर इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम रऊफ एंड कंपनी, ये एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए, PJ, डेट लिखें अप्रैल 12, नाम लिखें और इसका अमाउंट कॉपी कर दें। नेक्स्ट कहते हैं रिटर्न मर्चेंडाइज टू रऊफ एंड कंपनी, ये एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए, PRJ, डेट लिखें, नाम लिखें और रकम लिखें। फिर नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम तस्मिया एंड कंपनी, ये एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए, PJ, डेट लिखें, नाम लिखें, अमाउंट लिखें। ठीक है, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है तो साफ साफ मेंशन भी थे किया हुआ है ऑन क्रेडिट। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम ज़ैनब, मर्चेंडाइज को उधार पे ख़रीदा ज़ैनब से, तो डेट लिखें, नेम लिखें और अमाउंट कॉपी कर दें, और मंथ के एंड पे क्या करते हैं टोटल पास करते हैं टोटल पास कर दें, सबको प्लस कर लें, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, और PRJ में एंट्री क्या बनाते हैं मंथ के एंड पे, अकाउंट पेबल डेबिट एंड परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट, तो दोनों जर्नल की अपनी अलग अलग एंट्री बन जाएगी। ऐसे लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। अब देखिए क्वेश्चन में पहले सवाल पहले रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 40 मार्क्स का सेक्शन C है हमारे पास, ये 8, 9 एंड 10 तीन सवाल इसमें होंगे, 2 सवाल करने होंगे 20 मार्क्स के। क्वेश्चन में कहते हैं बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ जफ़र आलम मार्क ऑन 31 2024 बिफोर एडजस्टमेंट्स वर एज फॉलोस, यानी भी इन्होंने एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं, बिफोर एडजस्टमेंट्स ये आपको बैलेंसेस गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के सारे अकाउंट गिवन है आपको। ठीक है,
कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस इक्विपमेंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जनवरी 1, परचेजेस, कैरेज इन, सैलरी एक्सपेंस, शॉप रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस के अलावा सेल्स डिस्काउंट, परचेज रिटर्न अलाउंस, अकाउंट पेबल, कैपिटल, सेल्स एंड कमीशन इनकम। ऑलमोस्ट जितने भी सवाल में अकाउंट हैं इन सबसे ही आप अवेयर हैं कि कौन कौन से अकाउंट एसेट्स के हैं, कौन से लायबिलिटी हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं। और अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि तरतीब इन्होंने आउट ही दी होती है आपको ट्रायल बैलेंस की। जब आप इसको तरतीब से अरेंज करेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में तो ही आपको उसके नंबर मिलते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड में होता एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो एडजस्टमेंट करने के बाद इसको तरतीब से, जिस तरतीब में सीक्वेंस में क्वेश्चन में दिए हुए हैं इस तरह नहीं, ये तरतीब आउट दी हुई है। तरतीब हमें खुद से अरेंज करनी होगी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। जो अकाउंट एसेट्स के हैं वो पहले, जो लायबिलिटी के हैं बाद में, फिर ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। चलो देखें। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की? इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से पहले हमें इस क्वेश्चन की एडजस्टिंग एंट्री कर लेनी चाहिए। रफली करें बने, ताकि अगर टाइम भी वेस्ट ना हो और इसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एडजस्टिंग एंट्री नहीं है तो लिहाजा फेयर करने का फ़ायदा नहीं है। आप बस इसको रफ भी कर सकते हैं और जर्नल प्रॉपर्टी बना के करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन देखिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 12,000 है। उसके बाद नंबर 2 में कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ₹600। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, क्या पढ़ाइए आपको? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एंट्री फिक्स है और अमाउंट कितने रुपए गिवन है? 600। यानी करंट पीरियड में इस साल आपने 2024 में इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, डेप्रिशिएट किया है 600 रुपीज़ का, तो इसकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिशिएशन क्रेडिट। क्वेश्चन की जिसकी एंट्री आपने खुद से बना लेनी है। नेक्स्ट कहते हैं बैड डेप्स वॉज एस्टिमेटेड एट ₹1800। अच्छा देखें, फर्स्ट जब मैंने एंट्री बनाई हमने तो इसमें एंट्री में 2 अकाउंट रिकॉर्ड में आ गए, याद रखिएगा। बैड, इसमें एक तो अकाउंट बन गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और दूसरा अकाउंट बन गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। एक की पोस्टिंग डेबिट साइड पे हो गई, एक की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे हो गई। और जब हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट में एक नया खर्चा रिकॉर्ड में आया, वो उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिक सीखिएगा कि अगर एडजस्टिंग एंट्री करने के बाद आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ना बनाना हो और डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट करनी हो तो कैसे करेंगे। सिर्फ एडजस्टमेंट फोकस कीजिएगा कि एडजस्टमेंट में कौन कौन से नए अकाउंट, कौन से नए खर्चे, कौन से नई इनकम, लायबिलिटी, एसेट रिकॉर्ड में आए, उनका ख्याल रखिएगा बस। नेक्स्ट में कहते हैं बैड डेप्स वॉज एस्टिमेटेड एट ₹1800। यानी कि बैड डेप्स, डाउटफुल डेप्स, कस्टमर से, अकाउंट रिसीवर से जो पैसे आपने एस्टिमेट किए हैं कि अनकलेक्टेबल है, नहीं मिल पाएंगे, ₹1800। तो बैड डेप्स की एंट्री फिक्स होती है। क्या एंट्री पढ़ाइए? बैड डेप्ट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेप्स क्रेडिट। इसी अमाउंट से एंट्री बनाएंगे और इस अमाउंट से एंट्री करने के बाद इस एंट्री में भी क्या हुआ? 2 अकाउंट रिकॉर्ड में आ गए। एक तो बैड डेप्ट एक्सपेंस जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, जबकि अलाउंस फॉर बैड डेप्ट कॉन्ट्रा अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट, जबकि बैलेंस शीट में जाएगा। एक्रूड सैलरीज 3000, इसी अमाउंट से एंट्री बनाएंगे। सैलरीज के पैसे 3000 एक्रूड हैं और एक्रूड का मतलब यहाँ पे एक्रूड सैलरी है क्योंकि एक्रूड का वर्ड एक्सपेंस के साथ लग कर आया है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये पैसे हमने देने हैं। ठीक है, अगर एक्रूड का वर्ड किसी इनकम के अकाउंट के साथ लग कर आता, जैसे अगर एक्रूड कमीशन इनकम के साथ का वर्ड लिख के आता तो फिर वो अलग सेंस होता, उसके पैसे लेने होते, फिर वो हमारा कमीशन बन जाता रिसीवेबल। ठीक है, वो अलग बात है। अभी फ़िलहाल एक्रूड सैलरी 3000, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट। अब सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया 3000 से, तो रिमेंबर के क्वेश्चन में पहले से सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है। ठीक है, और अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, उसको 15,000 पहले का दिया हुआ है और 3000 जब बढ़ जाएगा तो फिर इनकम स्टेटमेंट में आप टोटल कितना लेके जाएंगे? 18,000। ठीक है, एंट्री कितने से बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे 3000 से, जबकि सैलरीज पेबल कितने पे क्रेडिट हुआ है? 3000 से। तो सैलरी पेबल कौन सा अकाउंट है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहाँ पे जाती है? बैलेंस शीट में। तो एडजस्टिंग एंट्री जब बनाएं तो बहुत एहतियात के साथ समझ के देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है और बैलेंस शीट पे कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है और बैलेंस शीट के लिए कौन सा नया अकाउंट बना। ठीक है, पहली 2 एंट्री बनाई तो पहली 2 एंट्री में 2 खर्चे रिकॉर्ड में आ गए, एक का नाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक का नाम बैड डेप्ट एक्सपेंस, और दोनों के कॉन्ट्रा अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट है। एक अलाउंस फॉर बैड डेप्स कॉन्ट्रा अकाउंट रिसीवेबल का है, रिसीवेबल से माइनस करके लिखेंगे, और एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट से माइनस करके लिखेंगे।
जबकि सैलरी पेबल लाइबिलिटी अकाउंट है तो लाइबिलिटी अकाउंट में जाएगा ये। नेक्स्ट कहते हैं कमीशन रिसीवेबल ₹5,000। आप रिमेंबर देखें ऊपर पहले से कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड में नहीं है कमीशन रिसीवेबल के नाम से, बस सिर्फ कमीशन इनकम का अकाउंट रिकॉर्ड हुआ है। तो इट मीन्स कि जो कमीशन रिसीवेबल के पैसे हैं 5,000, ये पैसे हमने लेने हैं, हमने अर्न कर लिए, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। सेंटेंस को सुनिएगा, मैं सही से बोल रहा हूँ, मैं अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी पैसे कमा लिए मिले नहीं हैं, यानी जो पैसे हैं हमने कमा लिए मिले नहीं हैं, सर्विस दे दी हमने। जब सर्विस दे दी हमने कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट के लिए, पैसे अभी आए नहीं हैं, तो ये पैसे हमारी इनकम का हिस्सा हैं। 5,000 हमने अर्न कर लिए बट नॉट रिसीव्ड, तो इट मीन्स कि हमारी इनकम बढ़नी चाहिए। कमीशन इनकम ऑलरेडी रिकॉर्ड में है कितनी, 80,000, लेकिन वो जो इनकम रिकॉर्ड हुई हुई है गलत रिकॉर्ड हुई हुई है, क्योंकि 5,000 तो पैसे वो हैं जो हमने कमाए हैं, मिले नहीं हैं, तो फिर इससे हमारी इनकम में भी इजाफा होना चाहिए। और जो पैसे मिले नहीं है वो पैसा क्या है आपका, रिसीवेबल एसेट, इससे आपका कमीशन रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, कितने से, 5,000 से। अब देखिए कमीशन रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है, एक नया अकाउंट रिकॉर्ड में है एसेट का, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल की फैमिली का अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल की ही बात लिखेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस करने के बाद। तो कमीशन रिसीवेबल रिकॉर्ड में आया, बैलेंस शीट का अकाउंट है 5,000, जबकि कमीशन इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, 80,000 में 5,000 से प्लस किए तो 85,000 हो गए। तो टोटल कमीशन इनकम स्टेटमेंट में कितना लेके जाएंगे, 85,000। ये वो बातें बता रहा हूँ जो कि इनकम स्टेटमेंट में आपको हेल्प करेंगी, बाकी तो आप लोग कर लेंगे। ऑब्वियसली सेल्स में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस करते हैं, नेट सेल्स आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग देते हैं, बाकी सब कुछ तो आता ही है। ग्रॉस प्रॉफिट तक तो आपको बहुत आसानी से निकाल लेंगे, हाँ जो सारी जो इन्वॉल्वमेंट होगी उसके बाद होगी, ग्रॉस प्रॉफिट तक तो मालूम कर लोगे, उसके बाद से आपने कैसे करना है वो देखना है। नेक्स्ट लास्ट में कहते हैं 1/3 ऑफ द इंश्योरेंस हैज़ एक्सपायर्ड। अब इसको ज़रा देखिएगा कि फ्रैक्शन दिया हुआ है और बताया था, देखो फ्रैक्शन जब सवाल में दिया जाता है तो फिर आप पहले क्या करें, एग्जामिनर चाहता है कि आप इस एंट्री में ट्रैप हो जाएं, यानी कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, मुश्किल लगे, लेकिन आपको भी डॉज देना आना चाहिए कि भाई 1/3 ऑफ द इंश्योरेंस हैज़ एक्सपायर्ड। इंश्योरेंस की पहले रकम देखिए कितनी है, तो क्वेश्चन में अगर देखें प्री पेड इंश्योरेंस की रकम सवाल में दी हुई है 1,500 रुपये, 1,500, और 1,500 का 1/3 निकालें पहले आप। वो कह रहे हैं 1/3 ऑफ द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस हमने ऊपर पे किया है, दिया है, उस इंश्योरेंस का 1,500 का 1/3 हैज़ एक्सपायर्ड। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि इस 1/3 को यहाँ से मिटाना है, रिमूव करना है, और इसकी जगह पर 1/3 की रकम लिखनी है, यानी सेंटेंस को पहले इसको नॉर्मल करना है। ये नॉर्मल नहीं है, वो तो आपको फ्रैक्शन के साथ दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रैक्शन के साथ दिया हुआ तो इसलिए आपको मुश्किल भी लग रहा है, वरना आसान सी बात है। तो क्या करना चाहिए, देखिए पहले तो 1,500 हमारा पहला टोटल इंश्योरेंस है। अगर मैं 1,500 का 1/3 निकालूँ, और 1/3 निकालने के लिए जो ऊपर वाली फिगर है उससे मल्टीप्लाई, जो नीचे वाली फिगर है उससे डिवाइड, याद रखिए हमेशा फ्रैक्शन में जो नॉमिनेटर होता है, नॉमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई और जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर दें। तो ज़रा 1/3 मालूम कर लें, कैसे मालूम करेंगे, 1,500 मल्टीप्लाई करो 1/3 से, रकम निकालो कितनी कितनी आ रही है, तो 500 आ रही है। कितनी रकम आ रही है, 500। अब उस 500 को यहाँ ला के लिख लो इसकी जगह पर, 1/3 की जगह पर। अब ज़रा सेंटेंस पढ़ के दिखाओ, कैसे पढ़ेंगे, 500 ऑफ द इंश्योरेंस हैज़ एक्सपायर्ड, क्या पढ़ेंगे, 500 ऑफ द इंश्योरेंस। आप तो बोले सर सवाल में तो 500 नहीं दिया हुआ था, सवाल में तो 1/3 दिया हुआ था, तो 1/3 को हटाना है वहाँ से ताकि सेंटेंस को पहले नॉर्मल करें। तो सवाल में सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 500 ऑफ द इंश्योरेंस हैज़ एक्सपायर्ड, का मतलब क्या, टोटल 1,500 इंश्योरेंस में से 500 रुपये एक्सपायर हो गए। अगर टोटल 1,500 में से 500 रुपये इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, बताइए आपने जो इंश्योरेंस पे किया है उसने आपने कहाँ रिकॉर्ड किया, उसको प्रीपेड में रिकॉर्ड किया, एसेट में रिकॉर्ड किया मैंने। तो एसेट अकाउंट रिकॉर्ड में है पहले से, एसेट अकाउंट कितना रिकॉर्ड में है पहले से, 1,500। हमें एसेट कम करना है या बढ़ाना है, आई थिंक कम करना है, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है, और एक्सपेंस कितने रुपये हुआ है, 500, और प्रीपेड कितना बचा इस एंट्री के बाद, 1,000। कैसे, 1,500 में से 500 एक्सपायर हो गए, एक्सपेंस हो गए, जबकि बचे कितने, 1,000। तो 1,000 इज स्टिल प्रीपेड,
जबकि 500 हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को बढ़ा देंगे, एसेट को कम कर देंगे। तो एक्सपेंस कितना बढ़ा देंगे, 500 रुपीज़। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 500, जबकि प्री पेड इंश्योरेंस क्रेडिट 500 से। ठीक है, अब ये एंट्री होने के बाद एक्सपेंस हो गया 500, जबकि प्री पेड हो गया 1000 रुपये। तो ख्याल कीजिएगा इनकम स्टेटमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस लेके जाएंगे 500 और प्री पेड इंश्योरेंस लेके जाएंगे 1000। ठीक है, अब देखें प्रॉपरली इनकम स्टेटमेंट आपके पास सारे अकाउंट मौजूद हैं। सेल्स है, सेल के बाद सेल डिस्काउंट माइनस किया, नेट सेल आ गई। और नेट सेल्स आने के बाद आपने हेडिंग दी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले बिलिंग इन्वेंट्री, बिलिंग इन्वेंट्री को पहले आप इस वाले कॉलम में लिखें। ठीक है, कॉलम्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, भाई ये कॉलम बना लें इस तरह से, ये कॉलम ड्रॉ कर लें आप इस तरह से, और बाकी एक आपका कॉलम बन गया ये। अब जो अमाउंट जिस कॉलम में लिखनी चाहिए वही लिखिएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है पहले वो बिगिनिंग इन्वेंट्री आ गई, परचेज आ गई। बिगिनिंग इन्वेंट्री आ गई कितनी है, परचेज आ जाएगी। परचेज में से क्या करते हैं, परचेज रिटर्न कैरेज इन वगैरह प्लस कर लें। ठीक है, परचेज रिटर्न भी है, माइनस भी कर लें। पारल करते क्या है आप लोग इसमें इस तरह करते हैं कि जो अमाउंट है कैरेज ट्रांसपोर्टेशन वो अमाउंट प्लस करते हैं, और जो परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट है वो अमाउंट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एनीवे सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद ये आ गया आपके पास अमाउंट आ गया। आप बिगिनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर लें। तो जब बिगिनिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे इस अमाउंट को तो ये बन जाएगा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, और अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नेट सेल्स में से आपस में मैच कर लो। नेट सेल्स कितनी है, 38,500, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद ये आ गया, और सारे बिजनेस के खर्चे। तो अपने सारे एक्सपेंस को आपने कंबाइन कर लिया, जितने भी एक्सपेंसेस है। ठीक है, इनमें कुछ एक्सपेंसेस सवाल में दिए हैं, कुछ खर्चे बाद में रिकॉर्ड में आए, लेकिन याद रखिएगा जो खर्चे बाद में रिकॉर्ड में हमने आए हैं या जिनको हमने एडजस्ट किया है तो उनको बहुत एहतियात से लिखिएगा। जैसे सैलरी एक्सपेंस, पहले सवाल में 15,000 दिया, लेकिन आप कितना लिख रहे हैं, हम 18। क्यों, क्योंकि वो एडजस्ट हुआ है, 3,000 से बढ़ गया था। ठीक है, इसी तरह से शॉप रेंट तो डायरेक्ट कॉपी कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड में आया, बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड में आया, और एक लास्ट एंट्री में इंश्योरेंस एक्सपेंस की रकम बताई थी मैंने आपको वैसे। अब सबको प्लस कर लें सारे एक्सपेंसेस को, और उसको माइनस कर दें, यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब ये इसको ज़रा देखें कि अमाउंट क्या बन रहा है इसका। देखें इसका बन रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस किए, एक्सपेंसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कम है। तो आंसर नेट लॉस आ रहा है। देखें ऑपरेटिंग लॉस हमारा कितना आ रहा है, 11,000। वो कितनी है, 13,000 है। तो वो जो अमाउंट है 13,000 ठीक लिखा हुआ यहाँ पर ये। और आखिर में इसके माइनस के और प्लस के मैच कर लें। देखिए माइनस कितने हैं, देखिए माइनस के 11,700। ये कैसे आया, ग्रॉस प्रॉफिट कम है जबकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो नेट लॉस हो गया, नेट लॉस फ्रॉम दी ऑपरेशंस। जबकि 13,000 जो आपने प्लस किए हैं इनकम के, वो पैसे भी शामिल कर लें यहाँ पे, वो पैसे भी यहाँ पे देखिए शामिल कर लेंगे। तो ये माइनस के और ये प्लस के, माइनस की फिगर कम है, प्लस की फिगर ज़्यादा है, तो हमारा आंसर नेट इनकम कितनी आ रही, 1300। और सेम ऐसे ही जो है वो बैलेंस शीट के अकाउंट सारे रिपोर्ट कर देंगे। बैलेंस शीट में सीक्वेंस में ख्याल रखिएगा, कैश अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल देंगे साइड में इस तरह लिखेंगे, और अलाउंस फॉर बैड डेट इस तरह से माइनस करेंगे, और इसको इसी तरह हमें हमेशा मेंशन करना है। जब भी अलाउंस फॉर बैड डेट होगा तो इसी तरह साइड में माइनस करना है। इसी तरह से फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स, इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों इसी तरह से माइनस करेंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी लिखेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 12,000 है, वो रिपोर्ट करनी है बैलेंस शीट में। प्रीपेड का अकाउंट रिपोर्ट करना है, कितना, 1,000 कैसे, टोटल था 1500, 500 एक्सपायर हो गया, 1/3 जो हमने अमाउंट निकालना सिखाया था आपको, और बाकी रिमेनिंग कितना रह गया, 1000 स्टिल प्रीपेड है। ठीक है, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट रिकॉर्ड हुआ था, ये इन्होंने थोड़ा सीक्वेंस में आगे पीछे लिख दिया, ये आएगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बाद, क्योंकि वो भी रिसीवेबल की ही फैमिली का अकाउंट है। तो कमीशन रिसीवेबल वहीं पे लिखिएगा ऊपर सीक्वेंस के हिसाब से। लाइबिलिटी लिख दें, टोटल 2 लाइबिलिटी अकाउंट में क्वेश्चन में। सैलरी पेबल रिकॉर्ड हुआ कितना, 3000 रिकॉर्ड हुआ था। ऑनर इक्विटी में कैपिटल लिखें, प्रॉफिट नेट इनकम ठीक आ रहा है, दोनों को प्लस करके टोटल ऑनर इक्विटी और इक्विटी साइड एसेट साइड दोनों बराबर है। तो इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी पहले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। अब ये इनकम स्टेटमेंट करते हैं और बैलेंस शीट करते हैं तो आपके 20 मार्क्स का एक सवाल काउंट होगा आपका।
ठीक है। और इसी क्वेश्चन में क्लोजिंग एंट्री भी रिक्वायर्ड की उन्होंने आपसे, और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी रिक्वायर्ड किया है क्वेश्चन नंबर 9 में। ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है जो उन्होंने रिक्वायर्ड किया नहीं है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इसी क्वेश्चन की आप क्या बनाते हैं, क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं और पोस्ट क्लोजिंग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अलग है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्लोजिंग एंट्री है और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, और क्वेश्चन नंबर 10 अलग सवाल है, ठीक है। तो कोई 3 सवाल में से 2 सवाल करने हैं आपको। चलिए क्लोजिंग एंट्री बड़ी आसान है, इसी की सवाल क्लोजिंग एंट्री भी कर लें। इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं सारी आमदनियाँ और सारे खर्चे। इसका नाम हमने चेंज कर दिया, देखिए नाम ये भी लिख सकते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी लिख सकते हैं। पहले एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट करके अमाउंट अभी ना लिखें, ये वाला अमाउंट अभी फ़िलहाल ना लिखें। ये अमाउंट कैसे आएगा बाद में आएगा, तो इसको हम देखते हैं भी ये अमाउंट कैसे आता है। पहले 1 बाय 1 सारे जितने भी एक्सपेंसेस सब क्रेडिट करते हैं। ये सेल डिस्काउंट, ठीक है, सेल डिस्काउंट डेबिट था, क्रेडिट कर दें। बिगनिंग इन्वेंट्री डेबिट थी, क्रेडिट कर दें। परचेजेस, कैरेज इन और सारे एक्सपेंसेस। अगर सीक्वेंस देखें बहुत आसान सी सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे अकाउंट जो कि इनकम स्टेटमेंट में आते हैं वो सारे अकाउंट क्लोज करने हैं, ठीक है। तो वो सारे अकाउंट क्लोज कर दें। सेल डिस्काउंट डेबिट था, बिगनिंग इन्वेंट्री डेबिट थी, परचेज डेबिट थी, कैरेज इन और बाकी सारे खर्चे। आप बोले कि भाई कैश अकाउंट भी डेबिट था, रिसीवेबल भी डेबिट था, तो वो तो एसेट अकाउंट है, वो क्लोज तो नहीं करने, एसेट अकाउंट क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो सारे अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर दें 1 बाय 1, और अब इन सब को प्लस कर लें। जितने भी हमारे क्या हैं एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन सबको प्लस कर लें और ऐड करके ये सारे एक्सपेंसेस प्लस कर लें। तो इन सब का टोटल कितना बन रहा है, 65,700। इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे मजमूई खर्चे हैं, ओवरऑल एक्सपेंसेस। इसी तरह क्रेडिट्स, अब ज़रा वो बैलेंस जो क्रेडिट साइड के बैलेंस है उसे क्लोज कर दो, क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो। रिमेंबर क्लोजिंग एंट्री की जा रही है, क्लोजिंग एंट्री करने के लिए सारे एक्सपेंस डेबिट थे, क्रेडिट कर दिए। अब सेल्स इनकम, सेल अकाउंट है, परचेज रिटर्न अलाउंस है और कमीशन इनकम है। ये 3 अकाउंट तो ऐसे हैं कि जो कि क्रेडिट थे, तो इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। सेल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और कमीशन इनकम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। बट रिमेंबर कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है, दिस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एज एन एसेट रिकॉर्ड की जा रही है। क्यों रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि बिगनिंग इन्वेंट्री और परचेज मिला के क्या बनता है, बिगनिंग इन्वेंट्री और परचेज मिला के बनता है अवेलेबल फॉर सेल। और हमने सब का सब इन्वेंट्री सेल आउट नहीं की है, हमारे जो एक्सपेंसेस है वो गलत रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, एंडिंग इन्वेंट्री को बतौर एसेट रिकॉर्ड करके अपने एक्सपेंस ठीक करने होंगे। तो हमने एंडिंग इन्वेंट्री को बतौर एसेट रिकॉर्ड किया है। एंडिंग इन्वेंट्री हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो सेल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, कमीशन इनकम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, बट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्लोज नहीं कर रहे, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री एक एसेट के तौर पे रिकॉर्ड की जा रही है, और आखिर में क्रेडिट क्या करेंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, शॉर्ट नेम क्या सकते हैं, इनकम समरी अकाउंट। अब देखें ये आपकी आमदनी है 67,000 क्रेडिट साइड, और ये आपके खर्चे हैं कितने, 65,700। अभी आपने इनकम स्टेटमेंट में अपना नेट इनकम मैच किया। देखें इसी सवाल का इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्री करने का फ़ायदा ये है कि आपको उसी वक्त अपना आंसर मैच हो जाएगा कि आपने ठीक किया गलत किया। तो इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट से आपका आंसर आया 1300, ठीक है, 1300 ये आपका आंसर है इस सवाल का, ठीक है। तो वही आंसर आपको यहाँ भी आना चाहिए डिफरेंस माइनस करने पे। कैसे, 65,700 ये डेबिट साइड के खर्चे हैं, क्रेडिट साइड भी कितनी है, 67,000। तो 67 में से 65 माइनस कर लो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1300। दिस इज़ नेट प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। तो 1300 जो प्रॉफिट है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे हमारा कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। जब नेट इनकम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में तो इससे हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस रिक्वायर्ड किया है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। रिमेंबर कि हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 की पहली रिक्वायरमेंट क्लोजिंग एंट्री, क्वेश्चन नंबर 9 की दूसरी रिक्वायरमेंट पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। 20 मार्क्स का सवाल है ये। 10 मार्क्स की क्लोजिंग एंट्री बनेगी, 10 मार्क्स का ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो 20 मार्क्स काउंट होंगे। और 20 मार्क्स का आपने वो सवाल अटैम्प्ट किया है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, उसमें भी ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं 10 मार्क्स करके, सपोज कर लें आप, वरना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के आगे नंबर लिखे होते हैं।
चले, तो तमाम एंट्री क्लोजिंग एंट्री करने के बाद हमारे पास क्या रिमेंबर रह गया, क्या बच गया, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, कैश, रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी वाली, एंडिंग वाली। अब यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आएगी, सवाल में अगर देखें बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, अब वो नहीं आएगी क्योंकि वो इन्वेंट्री हमने क्या कर दी है, क्लोज कर दी है। अब यहाँ पे कौन सी इन्वेंट्री आएगी, एंडिंग, एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड का बैलेंस, रिसीवेबल अकाउंट, इक्विपमेंट, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्शन क्रेडिट साइड, लायबिलिटी क्रेडिट साइड, सब बातें ठीक है। सिर्फ कैपिटल कौन सा लिखेंगे, कैपिटल हम वो लिखेंगे जो कि हमारे पास प्रॉफिट से बढ़ने के बाद आया है। यही जो प्रॉफिट हमारे पास कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल से प्रॉफिट से बढ़ गया, वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल था हमारे पास पहले, इससे पहले कुछ और, ठीक है, 30,000 था, अब कितना है 31,300। क्यों, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट से बढ़कर आया। एक ये अमाउंट पे ख्याल कीजिएगा और एक इन्वेंट्री यहाँ पे, वो बिगनिंग वाली नहीं आएगी, एंडिंग वाली आएगी। इन दो जगह आपने क्या करना है, ख्याल करना है कि इन्वेंट्री एंडिंग वाली लिखेंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, और कैपिटल जो प्रॉफिट से बढ़ गया और ड्राइंग से कम हो गया वो वाला लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, और इसका जो है वो आपने टोटल भी कर लेना है, टोटल भी आपका इक्वल हो गया, बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसिंग फिगर्स दी हुई है, बिगिनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट्स और नेट सेल्स। सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए, और वो इक्वेशंस कुछ इस तरह के फॉर्मूले हैं कि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो पहले वाले में क्या करेंगे, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहली वर्किंग यहाँ से कर लो। फिर क्या मालूम करना है, एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है। उसका तरीका यह है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस दोनों को प्लस करो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। कैसे, इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेज को प्लस करते हैं और एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं, तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब वही तरीका यहाँ भी अप्लाई करें, बिगिनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज जमा करें और अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, एंडिंग इन्वेंट्री। आप मैथमेटिकली अगर आप अच्छी तरह सॉल्व करना जानते हैं तो इक्वेशन को एक दफ़ा लिख लें बस। आप जब इक्वेशन को एक दफ़ा लिख लेंगे तो प्लस माइनस खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये माइनस की एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, तो ये माइनस का अमाउंट चले जाएगा इक्वल के इस तरफ, यहाँ आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल के इस तरफ था, उठ के यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की मिसिंग फिगर्स सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या लिखा हुआ है, कॉपी द अबव टेबल एंड फिल द मिसिंग अमाउंट शोइंग कॉम्पिटिशंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप 1 बाय 1 अलग अलग हर केस में मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करते जाएं, और कैलकुलेट करने के बाद जब आखिर में अपने आंसर जो है वो इसी टेबल में लाके फिल कर दें, ठीक है। तो पहला देखें, फर्स्ट वन बड़ा आसान तरीका है। फर्स्ट वन, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें, क्या आगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई, वेरी सिंपल। और एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। और वैसे भी अगर देखें ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 10,000, 50,000, 50 प्लस 10 कितने होते हैं, 60,000। यानी जो टोटल मर्चेंडाइज आपके पास है वो कितनी है, 60,000 है। जबकि 60,000 में से कितना स्टॉक आपने जो है वो बेचा है, 40,000 बेचा है। तो अगर 60,000 का अवेलेबल फॉर सेल बेचने के लिए है, जबकि बेचा आपने कितना है, 40,000 है, तो कितना स्टॉक बच गया आपके पास, एंडिंग इन्वेंट्री 20,000। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन, उसमें आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है। सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट, जिस तरह आपने पहले सेल्स में से कॉस्ट को अलग किया था, ग्रॉस प्रॉफिट आया था, तो अब आपने सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अलग करना है। एक शख्स अगर 70,000 अर्न कर रहा है, कमा रहा है, जिसमें उसने 20,000 तो उसका प्रॉफिट है, तो उसकी अपनी कॉस्ट कितनी होती है उस चीज़ की, 50,000। कैसे मालूम किया आपने, बहुत आसान सी बात है, नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को अलग कर दें। अगर बात को समझें, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेम ऐसे ही नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अलावा जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लिया, वो कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। अब रिमेंबर कि आपको नेट परचेज मालूम करनी है, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला ये है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो आप ज़रा सोचें कि बिगिनिंग इन्वेंट्री इक्वल किस तरफ, प्लस में है, वहाँ भेज दें उसको। एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ माइनस में, इक्वल किस तरफ भेजने, इसके प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो जो अमाउंट इक्वल के इस तरफ माइनस था वहाँ आएगी प्लस हो जाएगा। तो माइनस की एंडिंग इन्वेंट्री थी, यहाँ ले आए इसके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पास प्लस हो जाएगा। प्लस की बिगनिंग इन्वेंट्री थी, यहाँ ले यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन ये है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो तरीका देखें सॉल्व करें इस तरह करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री प्लस करेंगे, बिगनिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, नेट परचेज का आंसर आ गया 48,000। ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप पहले रफली पेंसिल से इक्वेशन में प्लस माइनस मैथ्स के तरीके से कि इक्वल के इस तरफ भेजना है, इसको इक्वल के इस तरफ यहाँ लाना है, माइनस करना है, प्लस करना है, जिस तरह क्लास में डिस्कस किया ये क्वेश्चन उस तरह से पहले सॉल्व कर लें रफ तरीके से, और फिर इस तरह फेयर तरीके से सॉल्व करें। ये तरीका फेयर तरीका है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको समझने के लिए पहले आपको मिसिंग फिगर्स में माइनस प्लस क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। केस 3 में देखें ओपनिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है और आपको परचेज गिवन है, एंडिंग इन्वेंट्री गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगेन दोबारा मालूम करना है। तरीका वही होगा, सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, सेल्स में से क्या माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंडिंग इन्वेंट्री को प्लस करें, बिगनिंग और परचेज को माइनस कर दें। जैसे केस नंबर 2 में आपने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंडिंग इन्वेंट्री को प्लस किया था और बिगनिंग इन्वेंट्री को माइनस किया था। अब वही काम करेंगे, बस फ़र्क इतना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंडिंग इन्वेंट्री को प्लस करके परचेज को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। केस 4 में सेल्स गिवन नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, परचेज है, एंडिंग इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। तरीका देखें, सेल्स कितनी है 50,000, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें, सेल्स कम है जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है। अगर सेल्स कम है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है देखें तो क्या आना चाहिए ग्रॉस लॉस। 50,000 कमाए, 5,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो 5,000 का लॉस आ गया। ठीक है, और इसमें सेम वैसे ही काम करना है। देखिए इन दोनों में केस में एक कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ क्या है कि केस 3 में भी आपने क्या मालूम करना था ओपनिंग इन्वेंट्री, और केस 4 में भी आपने क्या मालूम करना है ओपनिंग इन्वेंट्री। तरीका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एंडिंग इन्वेंट्री माइनस नेट परचेजेस। तरीका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एंडिंग इन्वेंट्री माइनस नेट परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, केस 4 हो गया। केस 5 देख लें, केस 5 में क्या मालूम करना है, सेल्स मालूम करनी है। सोचे रिमेनिंग कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 82,000 है और लॉस हुआ है, लॉस कैसे पता लगा, ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो मर्चेंडाइज का 82,000 और लॉस हुआ, नुकसान हुआ, लॉस कब होता है जब बिज़नेस की कॉस्ट ज़्यादा हो, यानी कि मर्चेंडाइजिंग की कॉस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिट आपने नहीं कमाया, लॉस हुआ इस पर 2,000 का। तो सेल्स क्या होनी चाहिए, सेल्स जो है वो इससे यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम कैसे, क्योंकि आपने सेल्स कम की होगी, पैसे कम कमाए होंगे आपने, तभी तो नुकसान हुआ, आपको लॉस हुआ। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रकम में से ग्रॉस लॉस की रकम को माइनस कर देंगे, तो सेल्स कितनी आ जाएगी यहाँ पे 80,000। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, तरीका आपका पहला वाला जो फर्स्ट के तरीका आपने मालूम किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज को प्लस किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया था। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। लास्ट केस में कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन नहीं है और एंडिंग इन्वेंट्री गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। पहली बात तो सेल्स मालूम करनी है, सेल्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे, जब आप ये कहते हैं नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जब माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट है, तो माइनस के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उठाएं, ग्रॉस प्रॉफिट के पास ले आएँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। तो ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी लास्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस कर लेंगे दोनों को, यानी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को रखें मिलाएं तो आपकी टोटल सेल बन जाती है। कितनी है 72,000 कॉस्ट और प्रॉफिट कितना है 28,000। तो इट मीन्स कि आपकी बिजनेस की सेल्स कितनी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए 1 लाख रुपीज़, जो टोटल सेल्स आपने की होगी 1 लाख। परचेजेस मालूम करना है, परचेज मालूम करने का तरीका देखिए केस नंबर 2 की तरह। केस नंबर 2 में था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने एंडिंग इन्वेंट्री प्लस किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस की थी, परचेज आई थी, यहाँ भी ऐसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री दोनों को प्लस कर लें। प्लस करने के बाद क्या करें, बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें।
ठीक है। तो केस 4, ये केस 5 और 6, तो केस 5 और केस 6 के अमाउंट देख लें, मैच कर लें तरीक़ेकार किस तरह करना है। और सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये कि आप पहले रफ तरीके से पेंसिल से इक्वेशन लेके बैठें, सॉल्व करें, बात समझ में आ जाएगी। और फॉर्मूला एकदम दोबारा रिवाइज करा दूँ मैं, फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये तो एक होगा इक्वेशन इसकी। अब इसी में से आप अपना डिफरेंट मालूम करते जाएं कि कभी आप इसको एक्स सपोज कर लें, कभी आप इसको एक्स सपोज कर लें। और जब आप किसी को एक्स सपोज कर लेते हैं मैथ्स के इक्वेशन के हिसाब से, तो उस एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और इक्वल के उठा के उस तरफ भेज देंगे। अगर वो माइनस का होगा तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह उसको इक्वेशन में चेंज करते हैं। और ये वाली इक्वेशन क्या होती है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो गया, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे इक्वेशन की तरीके से जिस तरह करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट में अपने सारे आंसर, जितने भी हमने आंसर मालूम किए, फाइंड किए, उन आंसर्स को फिल कर दें। जिन आंसर्स को आपने जो है वो मतलब फाइंड आउट किया है, जैसे आपने पहले वाले में जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम किया था, तो इसको अलग अलग का जो कलर तरीका आपका ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर है, उससे फिल कर दें। एंडिंग इन्वेंट्री मालूम की है, इसको फिल कर दें। 48,000 मालूम किया, इसको फिल कर दें। ये मालूम किया, इसको फिल कर दें। इस तरह से जो है वो तरीके से अपने स्टेटमेंट में जो आपने मिसिंग फिगर्स हैं उसको फिल कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सेक्शन सी जो था वो 40 मार्क्स का सवाल अलग अलग डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10।